जवाब का सत्र चला रहे हैं। लोगों के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और सवालों के जवाब लगातार दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सवाल पूछने हैं, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। अभी जो पहला सवाल है, डॉक्टर एल.वी. प्रसाद, एक्यूपंक्चरिस्ट, इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि गांधी जी और नेहरू जी के वजह से बाबा साहब को संविधान लिखने का अवसर मिला, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये इसमें सच्चाई नहीं है कि गांधी और नेहरू की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का अवसर मिला है। असल में इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है और उस लंबी कहानी का संबंध भारत के विभाजन के साथ है। भारत के विभाजन पर गांधी और नेहरू ने अंग्रेजों से गुप्त समझौता किया और गुप्त समझौता करने की वजह से जो लॉर्ड वेवेल के समय में अंग्रेज़ों ने बाबा साहब आम्बेडकर को वादा किया था कि जब हम लोग भारत छोड़कर जाएंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ट्रांसफ़र ऑफ पावर में सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार बहाल किया जाएगा। जब गांधी और नेहरू ने ये देखा कि आज़ाद भारत में यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार अगर बहाल हो गया तो ये लोग ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। केवल आज़ाद ही नहीं होंगे बल्कि केंद्र सरकार की सत्ता में इन लोगों को बहुत बड़ा सत्ता संतुलन में, सत्ता बनाने में और बिगाड़ने में एक बड़ा रोल, बड़ा अधिकार मिल जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए गांधी और नेहरू ने प्लान बनाया कि विभाजन के मुद्दे पर अंग्रेजों के साथ सौदा किया जाए और इस सौदेबाजी में अंग्रेजों की बात एक शर्त के आधार पर स्वीकार किया जाए कि आज़ाद भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। इसके बदले में भारत के टुकड़े करने की योजना गांधी और नेहरू ने स्वीकार की। जब गांधी और नेहरू ने भारत के टुकड़े करने की योजना को स्वीकार किया तो इसमें गांधी और नेहरू ने ये सौदेबाजी की कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आज़ाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। जब गांधी और नेहरू ने भारत के टुकड़े करने की योजना स्वीकार की तो अंग्रेज़ों ने गांधी नेहरू की इस योजना को स्वीकार किया कि अनुसूचित जाति जनजाति को आज़ाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। जब ऐसा हुआ, वो सौदा होने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस महासमिति में भारत के विभाजन का, भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित किया। पारित करने के बाद ये प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल को भेजा। गवर्नर जनरल को ये प्रस्ताव जब मिला तो स्वाभाविक रूप से माउंटबेटन को लगा कि इस मुद्दे पर गांधी और नेहरू से जो हमारा समझौता हुआ, जिसके अधीन एससी और एसटी के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा,
तो उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को अंग्रेजों ने जो वादा किया था, उस वादे के अंतर्गत लॉर्ड माउंटबेटन ने बाबा साहब आम्बेडकर को कम्युनिकेट किया कि आप लोगों को अंग्रेजों के द्वारा जो सेपरेट इलेक्टेड देने का वादा किया था, वो वादा अब निभाया नहीं जाएगा। बाबा साहब आम्बेडकर को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि गांधी और नेहरू ने पार्टीशन के मुद्दे पर सौदेबाजी करके ये षड्यंत्र किया है। तो इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में चर्चिल की सरकार समाप्त हो गई थी और क्लेमेंट एटली की सरकार आई थी। क्लेमेंट एटली की सरकार ने जल्दी से जल्दी भारत छोड़ने का प्लान बनाया और इस वजह से बाबा साहब आम्बेडकर की कोई भी बात सुनने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। जब उन्होंने ये बात इनकार कर दिया तो बाबा साहब आम्बेडकर लंदन से दोबारा बॉम्बे वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने सारी परिस्थिति की समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने बॉम्बे में ये बयान दिया, जो बयान धनंजय कीर के लाइफ एंड मिशन के किताब में सबूत के तौर पर उपलब्ध है। वो बयान ये था कि हम ऐसे किसी भी संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो संविधान हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार नहीं होगा। सेपरेट इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का हिस्सा था। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने यह बयान दिया तो बयान देने के बाद जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन को मिले और माउंटबेटन को पूछा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने ऐसा बयान दिया है कि हम ऐसे किसी संविधान को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है जो संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को मानने के लिए राजी नहीं है। तो माउंटबेटन को उन्होंने पूछा कि क्या इससे ट्रांसफर ऑफ पावर करने में कोई अवरोध खड़ा होगा। तो माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को कम्युनिकेट किया कि हाँ, कि इसमें बाधा पड़ सकती है। तो क्या करना होगा, जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन को पूछा कि क्या करना होगा। जब माउंटबेटन को यह पूछा गया तो माउंटबेटन ने नेहरू को सलाह दिया कि डॉक्टर आम्बेडकर के साथ समझौता करना होगा। ये सलाह देने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से संपर्क किया। गांधी जी को पूछा कि माउंटबेटन ने ऐसा समझौता करने के लिए कहा, तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को वार्न किया कि डॉक्टर आम्बेडकर के साथ समझौता करना बहुत मुश्किल मामला है, क्योंकि एक बार 1932 में इस समझौते के दौरान जो परिस्थितियां बिगड़ गई थी वो उस समय में मरते मरते बच गया था, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। फिर ऐसे स्थिति में क्या किया जाए। नेहरू, गांधी और लोगों ने विचार विनिमय किया कि डॉक्टर आम्बेडकर की आने वाली नए संविधान को मान्यता अगर नहीं मिलती है तो ट्रांसफर ऑफ पावर में अवरोध खड़ा होगा। तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर आम्बेडकर की आने वाले नवी संविधान को मान्यता कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर के सामने प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव ये था कि संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा तो इससे डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान लिखने का अवसर मिलेगा, और अगर अवसर मिलेगा
ऐसे ही स्थिति में डॉक्टर आंबेडकर संविधान को मान्यता देने के लिए राजी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। हम समझौता भी नहीं करेंगे और डॉक्टर आंबेडकर हमें संविधान को मान्यता भी देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया। इस प्लान के पीछे मकसद था कि बाबा साहब आंबेडकर की संविधान को मान्यता हासिल करना। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब आंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाना ये गांधी नेहरू के द्वारा स्वेच्छा से लिया हुआ फैसला नहीं था, बल्कि स्वेच्छा से गांधी ने कांग्रेस के द्वारा यह ऐलान किया था कि डॉक्टर आंबेडकर को संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। ऐसे स्थिति में बाबा साहब आंबेडकर को बंगाल से चुनकर भेजने का श्रेय बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल को जाता है और बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल और फजलुल हक इन्होंने मिलकर बंगाल में ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाई थी। इस ज्वाइंट गवर्नमेंट की वजह से बाबा साहब आंबेडकर वहां गए और वहां से उन्होंने कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़कर चुनाव जीता। उनको 4 वोटों की जरूरत थी, मगर उनको 7 वोट पड़े और वहां से बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल और फजलुल हक जो प्रजा कृषक पार्टी के प्रेसिडेंट थे और वहां के प्रधानमंत्री थे, उस समय के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इस तरह से कांग्रेस के विरोध में बाबा साहब आंबेडकर वहां चुनकर गए थे और इस वजह से यह कहा जा सकता है कि मजबूरी में बाबा साहब आंबेडकर के सामने गांधी नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को बाबा साहब आंबेडकर ने इस आधार पर स्वीकार किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में जो अधिकार चाहिए वो अधिकार जब हमें लिखने का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बहुत सारी बातें हासिल करने का मौका मिलेगा। तो ये कहना कि गांधी और नेहरू की वजह से बाबा साहब आंबेडकर को संविधान लिखने का अवसर मिला, ये हिस्टोरिकल जो फैक्ट है उस फैक्ट के आधार पर सच नहीं है। गांधी और नेहरू ने मजबूरी से बाबा साहब आंबेडकर के सामने प्रस्ताव रखा और बाबा साहब आंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, मैक्सिमम सेफगार्ड लागू करने का अवसर मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और इसका परिणाम यह हुआ कि जो संविधान लिखा गया उसके बारे में बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि जैसा संविधान मैं चाहता था वैसा संविधान मैं लिख नहीं पाया, मगर 395 आर्टिकल में से 63 आर्टिकल लिखने में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के फेवर में 63 आर्टिकल लिखने में बाबा साहब आंबेडकर कामयाब हो गए और फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दे बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लागू करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की और इसी की वजह से बहुत सारे अधिकार हमें संविधान में मिले और जो अधिकार मिले उस पर गांधी नेहरू ने आजाद भारत में अमल होने नहीं दिया। अमल होने दिया होता तो यह माना जाता कि गांधी नेहरू ने बाबा साहब आंबेडकर को संविधान लिखने का अवसर दिया। गांधी नेहरू ने अपने संकट में फंसे हुए परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए बाबा साहब आंबेडकर को संविधान लिखने के लिए प्रस्ताव दिया और बाबा साहब आंबेडकर ने इसे अवसर मानकर स्वीकार किया और 63 आर्टिकल लिखने में कामयाब हुए। वही संविधान आज भारत में ब्राह्मणों के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। यदि गांधी नेहरू ने बाबा साहब आंबेडकर को अवसर दिया होता तो भारत का संविधान गांधी नेहरू के द्वारा
अगर लिखा गया होता तो ब्राह्मणों के गले की हड्डी नहीं बनता। आज जो गले की हड्डी बना हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इसे समझने की जरूरत है। दूसरा सवाल है, दूसरी बार संविधान सभा में बाबा साहब कैसे प्रवेश मिला? तो जब 14 अगस्त 47 को पार्टीशन हुआ, पार्टीशन गांधी और नेहरू के षड्यंत्र की वजह से हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर खुलना, जसोर, बोरीशाल और फरीदपुर के क्षेत्र से चुनकर आए थे। वो एरिया गांधी नेहरू के षड्यंत्र के द्वारा पाकिस्तान दिया गया। तो बाबा साहब आम्बेडकर की संविधान सभा की सदस्यता पाकिस्तान गई और बाबा साहब आम्बेडकर भारत में थे। ऐसे स्थिति में उनकी सदस्यता रद्द हो सकती थी, वो सदस्यता रद्द हो गई। रद्द होने के बाद उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा। तो एक बैरिस्टर थे जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान और कांग्रेस के विरोध में बॉम्बे पूना एरिया से चुनकर आए थे। जब उन्होंने पहली बार संविधान सभा में भाषण दिया, उनका नाम बैरिस्टर जयकर था। बैरिस्टर जयकर और बाबा साहब आम्बेडकर, बैरिस्टर आम्बेडकर दोनों मिलकर बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते थे। बड़े दोनों के दोनों वकील थे। बॉम्बे के क्षेत्र से बैरिस्टर जयकर चुनाव जीतकर आए थे। उनको जब संविधान सभा में पहले बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने नेहरू के विरोध में बहुत सारी बातें कही। तो कांग्रेस के बहुमत वाले संविधान सभा में उनको बहुत बेइज्जत किया गया। इस बेइज्जती की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने की वजह से वो चुनाव क्षेत्र खाली हो गया। बैरिस्टर जयकर बाबा साहब आम्बेडकर के मित्र थे और बैरिस्टर जयकर की खाली हुई सीट पर बाबा साहब आम्बेडकर ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब चूंकि उसके पहले ही बाबा साहब आम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर को दोबारा चुनकर लाने की जिम्मेदारी गांधी नेहरू की थी। ऐसे स्थिति में बाबा साहब आम्बेडकर बैरिस्टर जयकर की जगह, जिसमें बैरिस्टर जयकर के पास बहुमत था और बैरिस्टर जयकर का समर्थन भी बाबा साहब आम्बेडकर को था, तो बाबा साहब आम्बेडकर और बैरिस्टर जयकर मिलकर इंडिपेंडेंट चुनाव जीत सकते थे। ऐसे सिचुएशन में कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर का समर्थन दिया और वो ऐसा कह सकते हैं कि दोबारा चुनाव जीतने में बाबा साहब आम्बेडकर की हमने मदद की। कांग्रेस के लोग ये नहीं कह सकते कि बाबा साहब आम्बेडकर को हमने चुनाव जीत कर लाया, क्योंकि जयकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और वो वहां चुनकर आए थे। गांधी नेहरू की लोकप्रियता के बावजूद इससे सिद्ध होता है कि बैरिस्टर जयकर अपने चुनाव क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे और इसकी वजह से वो चुनाव जीत कर आए थे और बाबा साहब आम्बेडकर और बैरिस्टर जयकर मिलकर यहां से चुनाव जीत सकते थे। दोनों की ताकत के आधार पर जीत सकते थे। इसलिए कांग्रेस के लोग केवल समर्थन करने का दावा कर सकते हैं, चुनाव जीतकर लाने का दावा नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को भी समझने की जरूरत है। लोगों के पास जानकारी नहीं होती है, इस ना जानकारी का फायदा कांग्रेस वाले उठाते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। सुखदेव कुमार, सर SC ST OBC आज भी अपने आप को दलित या शूद्र नहीं मान रहे हैं। हम ऐसे स्थिति में उन लोगों को कैसे समझाएं? सबसे पहले तो SC के लिए दलित शब्द का उपयोग होता है।
मगर बाबा साहब आम्बेडकर ने दलित शब्द को संविधान में मान्यता नहीं दी। उन्होंने संविधान में अछूत के लिए, अस्पृश्य लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट ये संवैधानिक शब्द का उपयोग किया। उनके लिटरेचर में भी कहीं पर भी दलित शब्द का उन्होंने उपयोग नहीं किया। डिप्रेस्ड नाम का अंग्रेजी शब्द उन्होंने यूज किया है अपने लिटरेचर में, अनटचेबल नाम का शब्द यूज किया है, और डिप्रेस्ड शब्द का ट्रांसलेशन मराठी में उन्होंने खुद किया। डिप्रेस्ड शब्द का अर्थ उन्होंने ट्रांसलेशन में लिखा बहिष्कृत, और यह शब्द उन्होंने कॉन्शियसली किया था क्योंकि अछूत लोग बहिष्कृत थे, इसलिए बहिष्कृत शब्द जो है सटीक शब्द था। तो बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद में ये दलित शब्द जो है ये उपयोग और प्रयोग में लाया गया, और दलित साहित्य के नाम पर इसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। उसके बाद ये शब्द आया। दूसरी बात, शूद्र वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण के लोगों के लिए कहा जाता है, और चौथा वर्ण ही आज के अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग है। क्योंकि एक बात समझना जरूरी है कि जो ओबीसी के लोग हैं वो ब्राह्मण नहीं है, ओबीसी के लोग हैं क्षत्रिय नहीं है, ओबीसी के लोग हैं वैश्य नहीं है। तो जब वो चार वर्ण की व्यवस्था में 3 वर्ण के नहीं हैं, तो शेड्यूल कास्ट भी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब भी नहीं है, नॉमिडिक ट्राइब भी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वही वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण के लोग हैं। इसे समझना जरूरी है। अब आप कहते हैं कि वो अपने आप को दलित माने, वो अपने आप को ओबीसी के लोग शूद्र माने। हम लोगों ने कहीं पर भी लोगों को दलित मानने के लिए कभी नहीं कहा। हमने ओबीसी को कभी भी अपने आप को शूद्र मानने के लिए नहीं कहा। ऐसा प्रोपेगेंडा और प्रचार भी हमने नहीं किया, बल्कि हमारा यह कहना है कि ब्राह्मण धर्म ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जिनको संवैधानिक शब्द दिया गया है शेड्यूल कास्ट, उनको धर्मशास्त्र के अनुसार अछूत बनाया गया, बहिष्कृत बनाया गया, और ओबीसी को शूद्र बनाया गया। केवल ओबीसी इस बात को जानकार हो जाए, इस बात से जानकार हो जाए कि ब्राह्मण धर्म ने, जिसे आज प्रचलन में हिंदू धर्म कहा जा रहा है, वो प्रचलन में हिंदू धर्म नहीं है। प्रचलन में जो शब्द हिंदू धर्म है उस धर्म का वास्तविक नाम ब्राह्मण धर्म में है। तो ब्राह्मण धर्म में ओबीसी को शूद्र माना गया है। इसे धर्मशास्त्रों के सारे सबूतों के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। ये जानकारी नहीं है ओबीसी के लोगों के पास, मगर ये जानकारी धीरे धीरे बढ़ रही है। ज्योतिराव फुले इस बात को जानते थे, छत्रपति शाहू महाराज इस बात को जानते थे। तो जो भी जानकार लोग थे वो इस बात को जानते, और इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी इतनी होनी चाहिए कि आपको इस बात का सही और सटीक तरीके से सबूतों के साथ प्रचार करना चाहिए। वो लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये लोग उनके जागृति के स्तर पर निर्भर करेगा। ये उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मगर ब्राह्मण धर्म ने ओबीसी को शूद्र बनाया। यदि ओबीसी के लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो ये एक ही स्थिति में स्वीकार कर सकते हैं जब वो जागृत हो जाएंगे, और जब वो जागृत हो जाएंगे तो ब्राह्मण धर्म ने उनको शूद्र बनाया, ये वो स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने से शूद्र शब्द का वो त्याग कर देंगे और ब्राह्मण धर्म के विरोध में विद्रोह खड़ा करेंगे। ये महत्वपूर्ण फायदा बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का होगा, ये समझना जरूरी है। मजहर बेग, सर, कोरोना का मीडिया द्वारा और सत्ताधारियों पार्टियों द्वारा धर्म और तबलीग जमात के नाम से द्वेष प्रचार फैलाया गया है। उसकी वजह से कई गांवों में और मोहल्लों में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरी आपसे विनती है कि इस पर रोशनी डाली जाए। मीडिया के द्वारा योजना बनाकर, प्लान बनाकर
मुसलमानों के विरोध में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर ये प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। ब्राह्मण गुमराह नहीं है, क्षत्रिय गुमराह नहीं है, वैश्य गुमराह नहीं है। एससी एसटी ओबीसी की संख्या देश में 74.5% है। उनको गुमराह करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हम लोग लगे हुए हैं एससी एसटी ओबीसी को जागृत करने में कि ये षड्यंत्र है, ये प्रोपेगेंडा। इससे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सावधान रहना चाहिए। और आज एक तरफी प्रोपेगेंडा मीडिया के द्वारा हो रहा है, इसी की वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होगी और मीडिया के लोगों को जवाब देना होगा। जवाब उनके पास नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं वो ये है कि हम लोगों को टेलीफोन के द्वारा घर में बैठे बैठे और सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो बनाकर एससी एसटी ओबीसी के बीच में जागरण करने की जरूरत है और अपना सारे देश भर में इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। इस षड्यंत्र को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अपने लोगों को समझाने की जरूरत है। चंद्रकांत नागावकर, 29 जनवरी भारत बंद के दौरान हमारे यहाँ के व्यापारी संगठन प्रतिनिधि और हमारे आपसी समझौते के तहत मार्केट बंद करने का तय होने पर व्यापारी प्रतिनिधि और हम खुद मार्केट बंद करने के लिए मार्केट में दुकानदारों को विनती करने के लिए निकले। तब यहाँ के पुलिस थाना प्रभारी ने उनको रोका और कहा कि ज़बरदस्ती किसी को भी दुकान बंद नहीं करो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। कोई दुकान बंद नहीं करेगा। अगर इसी तरीके से अगला भारत बंद के दौरान होने वाला हो तो इसे कैसे रोका जाए। सबसे पहले तो हमने कभी भी दुकानदारों को ज़बरदस्ती से दुकान बंद करने के लिए नहीं कहा। भविष्य में भी आपको भी ज़बरदस्ती से दुकान बंद करने के लिए नहीं कहना है। उन लोगों को रिक्वेस्ट करना है, हाथ जोड़कर, दोनों हाथों को जोड़कर रिक्वेस्ट करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो दुकानदार मानते हैं अच्छी बात है, जो दुकानदार नहीं मानते हैं ध्यान रखो कि कौन से दुकानदारों ने बंद नहीं किया। और अपने समाज में जिसकी संख्या 74.5% है और माइनॉरिटी को मिलाकर ये 85% है, उन दुकानदारों के विरोध में समाज में प्रोपेगेंडा करो, प्रचार करो कि इन लोगों ने भारत बंद नहीं किया था, उनके दुकान में जाकर सौदा नहीं लेना है। अगर वो अपना दुकान बंद नहीं करते हैं तो उनको संवैधानिक अधिकार है, ऐसा हम मानते हैं। उसके दुकान से सौदा लेना है या नहीं लेना है, ये हमारा भी संवैधानिक अधिकार है। हमको अपने संवैधानिक अधिकार का काम उपयोग करना चाहिए, उनको अपने अधिकारों का उपयोग कर देना चाहिए और हमें अपने जागृति का उपयोग करना चाहिए। और अगर मार्केट कमेटी में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर वो है तो उनके द्वारा बंद करने के लिए अंदर ही अंदर काम करना चाहिए। निश्चित रूप से बंद होगा और जो दुकानदार बंद नहीं करेंगे उनके आने वाले भविष्य के धंधे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। राज सर्वदेव, जिस तरह सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वैसे अफवाह फैलाने वाली देशद्रोही मीडिया पर कब कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है, अब आने वाले समय में हम लोग भी अपना केस दायर करने वाले। बोधी सागर सोनव ने, सर मैं इचलकरंजी जिला कोल्हापुर यूनिट से हूँ। मेरा प्रश्न है कि भीमा कोरेगांव के मामले में दोषी भिड़े और एक बोटे को सजा मिलने में कितने चांसेस है। क्या मौजूदा महाराष्ट्र सरकार भी फडणवीस सरकार की तरह भिड़े और एक बोटे को बचाने का प्रयास कर रही है। हमने जो इंक्वायरी कमीशन है, भिड़े एक बोटे के विरोध में जितने सबूत दिए जा सकते हैं दे दिए और उसके आधार पर भिड़े एक बोटे को सजा होना जरूरी है। और अगर नहीं होती है तो हमारे पास हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावा बड़ा आंदोलन इसके विरोध में चलाने का विकल्प बाकी है। अजीजुर रहमान, हम लोग भूखे मर रहे हैं। मेरा गांव किशनगंज, जिला मेरा घर,
लोहागढ़ पंचायत मेरा थाना को, गाड़ी मेरा ब्लॉक, दिघल बैंक जिला किशनगंज। हमारी 4 बच्चे हैं, हम लोग भूख से मर रहे हैं, ना खाने का राशन है, ना पीने का पानी है। तो पानी पी के कितना दिन बचेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बच्चे को खिलाएंगे? भूखे पासा मरना, यह में पैसा है न घर में पैसा है, किसी के पास पैसा, बच्चे वालों के पास मर जाऊंगा, सब बच्चों को लेकर बलिदान हो जाऊंगा। तो हमारी सरकार की तरफ से कुछ सहायता करने की कृपा करें। आप फौरी तौर पर बिहार के लोगों से, हमारे जो बिहार के लोग हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उनसे संपर्क करिए और प्रशासनिक तरीके से आपको हर संभव मदद दिलवाने की हम सारी जिम्मेदारी लेते हैं। विश्वनाथ सुरभ से ओबीसी की जाति न्याय जनगणना के बारे में बताइए और क्यों जरूरत और आवश्यकता है। अगर ओबीसी की जाति न्याय गणना होती है, संख्या का परसेंटेज का पता चलेगा, ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट होगा, उसके आधार पर भारत सरकार को बजट में पैसा देने के लिए कहा जा सकता है और फिर संख्या के आधार पर पैसा अलोकेट होगा, बजट अलोकेट होगा और वो विकास के लिए खर्चा होगा, तो फिर उसका विकास के लिए फायदा हो सकता है। वृषाली माने, पूरा देश लॉकडाउन है तो क्या 20 अप्रैल के बाद भारत बंद को पहले से परेशान जनता सपोर्ट करेगी? जब लोग परेशान रहते हैं, समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, तभी ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन में सपोर्ट करते हैं। अगर लोग परेशान नहीं रहेंगे तो आंदोलन को कहाँ से सपोर्ट मिलेगा? गुड्डू अरशद खान, सर जय मूल्य निवासी जनपद सुल्तानपुर बामसेप्स के ऑफशूट संगठन भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर अपना चैनल चलाया जाता है, जिसमें एक चैनल है बहुजन भारत, जो आज से 3-4 दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल करता है और लिखता है कि वामन मेश्राम का बड़ा बयान, मुसलमान भारत में विदेशी। सर क्या यह सही है? आपके द्वारा यह कहा गया है या फिर संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा आपको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? सर बताने की कृपा करें। इस पे इसका स्क्रीनशॉट सेंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपके मैसेंजर पर भेज दिया है। अरशद खान गुड्डू, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश व 38 लोकसभा प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। आपके द्वारा जो स्क्रीन शॉट भेजा गया ऐसा आप कह रहे हैं, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, मगर इसका सबूत हमारे पास भेज दीजिए। अगर ऐसा सबूत मिलता है तो निश्चित रूप से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तुषार पटेल, सर जी क्या संस्कृत भारत की मूल भाषा व सबसे प्राचीन भाषा है? क्या हम मूल निवासियों की भाषा है? सबसे पहले तो जो संस्कृत भाषा है वो भारत की पाली और प्राकृत भाषाओं पर संस्कार करके बनाई गई भाषा है, ऐसा भाषा शास्त्र के विज्ञानी कहते हैं। संस्कार करके बनाई गई संस्कृत भाषा, इसलिए इस भाषा का नाम संस्कृत पड़ा है। ये मूल निवासियों की भाषा नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाई। जिस तरह से चोरों और डाकुओं की सांकेतिक भाषा होती है और चोर और डाकुओं को ही सांकेतिक भाषा मालूम होती है, दूसरे लोगों को वो समझ में नहीं आती है और समझ में ना आए इसकी वो खबरदारी लेते हैं, उसी तरह से ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा का उपयोग हमारे मूल निवासियों के विरोध में किया और खबरदारी ली कि हमें इसके बारे में मालूमात नहीं होनी चाहिए। अश्विन बिरदी, साहब आपसे विनम्र अनुरोध है कि लॉकडाउन के चलते जहां गरीब मजदूरों को राशन की किल्लत आ रही है, तो दूसरी ओर गरीब मजदूरों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा में भी बाधा आ रही है। ऐसे में बहुजन शिक्षकों को चाहिए कि अगर संभव हो सके तो वो अपनी तरफ से निजी विद्यालयों की तरह सरकारी विद्यालयों के बच्चों को
ऑनलाइन शिक्षा देने की पहल करे। अच्छा प्रस्ताव है। इसके बारे में जो टीचर्स लोगों का देश भर में हमारा संगठन है, उसमें इस पर चर्चा करके बात को आगे बढ़ाया जाएगा। मुजीब तंबोली, सर मुझे लगता है बामसेफ की तरफ बढ़ते मुसलमानों की संख्या की वजह से यह मरकज़ का मामला उठाया गया है। क्या ये ब्राह्मणों की साजिश है? निश्चित रूप से साजिश है, और इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो में इसके पहले बताया है। संजू बाबा, बिना टेस्ट किए कोई भी लोग मुस्लिम को कोरोना पॉजिटिव कहकर उसको मारते हैं, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा मेरा मानना है। केवल आपका ही मानना नहीं है, हमारा भी मानना है, और सारे देश के लोगों को इसके बारे में अपने लोगों को सतर्क करने के लिए कहा जा रहा है। इसरारुल हक, के सहारनपुर में तबलीगी जमात पर जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद निकले। जो जमात बुराई को रोकने के लिए ही बनी हो, वह जमात कैसे बुराई फैलाएगी? जो जमात कहती हो खाने में जो कुछ भी मिल जाए चुप से खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया जाए, वह जमात नॉनवेज के लिए तांडव करेगी। जो जमात कहती हो पाकी व सफाई आधा ईमान है, वह जमात खुले में स्वच्छ करेगी। किसी जमात को बदनाम करने के लिए किस हद तक नीच हरकत मीडिया वाले कर रहे हैं, कभी सोचा न था। इंशाअल्लाह तबलीग पर लगे सभी झूठ का पर्दाफाश इसी तरह होगा, हक की जीत होगी और बातिल हारेगा। निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं वो बात सही है, और इन सही बातों का सारे देश भर में हम लोग प्रचार करने में लगे हुए हैं। बोधी सागर सोनू ने, सर अगर मौजूदा सरकार का ऐसा ही जनता विरोधी रवैया रहा तो आने वाले 5 सालों में भारत की तस्वीर दुनिया में कैसे होगी? निश्चित रूप से दुनिया में तस्वीर खराब हो सकती है, और उसका सबसे बड़ा कारण गरीबों, मजबूरों, मजलूमों लोगों को कोरोना वायरस के दौरान मदद ना करना, और हेल्थ केयर के एरिया में काम करने वाले लोगों को ड्रेस कोड ना देना, ये बहुत बड़ी गलती है, और भारत सरकार ऐसी गलती कर रहा है। और भारत का मीडिया भारत सरकार की विफलता को छुपाने के लिए दूसरी तरफ डायवर्शन करने का काम कर रहा है। संतोष नागवंशी, मैं संतोष कुमार नागवंशी बक्सर बिहार से हूँ। मैं बक्सर जिला के जिन गांव में बामसेफ की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया हूँ, गांव के लोगों ने फ़ोन करके हमसे सवाल करते हैं कि क्या 5 अप्रैल को जैसे मोमबत्ती बत्ती जलाकर जश्न मनाया गया, 14 अप्रैल तक डाउन की वजह से हम लोग सार्वजनिक मीटिंग कार्यक्रम नहीं कर सकते? क्या हम लोग 5 अप्रैल के जैसा अपने घरों पर मोमबत्ती दिया जलाकर बाबा साहब की जयंती का सेलिब्रेट कर सकते हैं? मान्यवर मार्गदर्शन करें। केवल दिया बत्ती जलाकर सेलिब्रेट करने का हमारा विरोध नहीं है, मगर आप अगर अपने घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग घर में बैठे और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष पर उसमें से जो जानकार लोग हैं वो बात करें, उसका वीडियो तैयार करें और सोशल मीडिया में वायरल करें। ये भी किया जा सकता है। जय सुख चावड़ा, जिगर, हमारे लोग जन आंदोलन की राह देखते रहते हैं और काम पे ध्यान नहीं देते हैं, इस विषय पर थोड़ा गाइड करें। जन आंदोलन अपने आप होने वाला नहीं है। जन आंदोलन जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हर जिले में काम करने वाले कार्यकर्ता की ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक इस विचारधारा को, इस कार्यक्रम को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अगर जिले के लोग, तहसील के लोग, ब्लॉक के लोग, ग्राम पंचायत के लोग इस विचारधारा को गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर होगा। इस बात को ध्यान रखना है। आशुतोष मूल निवासी, लेकिन विदेशी ब्राह्मणों को दुनिया में यहूदियों के समर्थन और अमेरिका, इजराइल आदि देशों का समर्थन प्राप्त है, तो बामसेफ को भी क्या दुनिया का समर्थन है? हम लोगों का मुद्दा न्यायपूर्ण है, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है गुलामी के विरोध में, वो चार्टर हमारे समर्थन में है। केवल दुनिया के लोगों को जागृत करने की जरूरत है। दुनिया के लोग हमारे समर्थन में खड़े हो सकते हैं।
ये बस सबसे अहम बात है। सुजीत कुमार, भारत मुक्ति मोर्चा, जय मूल निवासी। सर, बेगूसराय में ओबीसी की स्थिति ओवरऑल अच्छी है, किंतु संगठन की ओर से अभी तक ओबीसी का पूर्णकालीन प्रचारक न होने की वजह से ओबीसी के लोगों में जागरूकता की रफ्तार धीमी हो गई है, क्योंकि ओबीसी अज्ञानतावश एससी के प्रचारक को अनसुनी कर देते हैं। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। हमारे पास जैसे ही ओबीसी का पूर्णकालीन प्रचारक तैयार होगा, उसी के आधार पर वहां भेजा जा सकता है, मगर केवल इससे होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी का कोई भी पूर्णकालीन कार्यकर्ता समाज को जगाने का काम कर सकता है। प्रसाद यादव, जय मूल निवासी। सर, आजकल बहुत सी बुद्धिस्ट लड़कियां ब्राह्मण धर्म में जीने वाले लड़कों के साथ प्यार कर शादी कर रही है। इससे काउंटर रेवोल्यूशन मजबूत नहीं हो रहा है क्या? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? इससे विमेन स्लेवरी को बढ़ाने का मौका नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। इसके बारे में भी हम लोगों को जागृत करने का काम करना चाहिए। बलजीत सिंह, बाबा साहब के बौद्ध आंदोलन के बारे में बामसेप का क्या प्रोग्राम है? बामसेप एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का संगठन है और किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए बनाया गया संगठन नहीं है, मगर प्रत्येक को अपने धर्म पर अड़िग रहकर उसका प्रचार करने का अधिकार है। वह ऐसा प्रचार कर सकते हैं, उसके लिए अलग संगठन बना सकते हैं और उस संगठन के द्वारा वो जो बात ठीक लगती है उसका प्रचार करने का उसको संविधान ने अधिकार दिया है। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? सतराम मेघ, कहाँ जा रहा है कि मौलाना साद लापता है? क्या सच है? अगर सच है तो क्यों है? मौलाना साद लापता है या नहीं है, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसके बारे में जब ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। दिनेश मारवाड़ा, कच्छ, गुजरात। प्रश्न, ईवीएम मशीन को हटाने का अंतिम उपाय कौन सा है? अंतिम उपाय जन आंदोलन है। अमृत रोहिदास, पश्चिम बंगाल। मेश्राम साहब, आप लाखों लोगों के सम्मेलन में कहते हैं कि ईवीएम मशीन चोर है और इलेक्शन कमीशन चोरों का सरदार है, फिर भी चुनाव आयोग आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। जब मैं आपकी ये बात सोशल मीडिया में लिखता हूँ तो चुनाव आयोग मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? अगर आप इस बात को लिखते हैं तो मेरा रेफरेंस देकर लिखा जाना चाहिए, तब जाकर के आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। राकेश कुमार, सर, ब्राह्मण धर्मी सभी पुराणों में और टीवी सीरियल में अक्सर जो राक्षस बताए जाते हैं उनकी वेशभूषा काफ़ी हद तक हमारे आदिवासी समाज के वेशभूषा से मिलती है। जब भी आदिवासी समाज में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ ऐसी ही वेशभूषा करके नृत्य किया जाता है। सवाल ये है कि ब्राह्मणों को आदिवासी समाज से इतनी नफरत क्यों है, जिस कारण ब्राह्मण लोग आदिवासियों को राक्षस कहकर अपमानित करते हैं? क्या पहली बार भारत में ब्राह्मणों की लड़ाई आदिवासियों से हुई थी? ये जो आदिवासियों का ड्रेस है और उसको सिंह वगैरह बताए जाते हैं, ये केवल आदिवासियों का मामला नहीं है, सारे मूल निवासियों के लिए ये बताया जाता है। इसलिए सारे मूल निवासियों को ये लोग राक्षस बताने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ये बात सिद्ध होती है। अशोक मौर्य, ब्राह्मण लोग किस देश से भारत में आए हैं? बहुत बार सुनने में आया है कि ब्राह्मण लोग यूरेशिया से आए हैं, मगर नक्शा में या गूगल में यूरेशिया नहीं मिलते हैं। कृपया स्पष्ट करें। ये जो काला सागर का भौगोलिक क्षेत्र है, उस काला सागर के भौगोलिक क्षेत्र को सटा हुआ जो एरिया है, उस एरिया को यूरेशिया कहा जाता है। शुभम शर्मा, मिशन को समझने के लिए किन महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ना चाहिए? बाबा साहब आम्बेडकर के महत्वपूर्ण किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। ज्योतिराव फुले के किताबों को पढ़ना बहुत चाहिए। शाहू महाराज के भाषणों को और उनके लाइफ एंड मिशन को पढ़ना चाहिए और तमाम हमारे महापुरुषों का लिटरेचर पढ़ा जाना चाहिए। जयराज कोरी, जय सर, जैसा कि असलम भाई के प्रश्न का जवाब आपने दिया, उसमें यह बात मुझे स्पष्ट नहीं हो पाई कि मैं धर्म के कालम में बौद्ध लुक सकता हूँ या नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं अनुसूचित जाति से हूँ
मैं खुद को कोरी जाति का बुद्ध उपासक समझता हूँ, पर लोग मुझे चमार या हिंदू ही समझते हैं। मैं धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखवा सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अगर आप बौद्ध लिखते हैं तो बौद्ध धर्म में कोई जातियां नहीं होती है, तो आपको जाति का कॉलम का त्याग करना होगा और केवल बौद्ध लिखना होगा, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं। जयराज कोरी, सर जैसा कि असलम भाई के प्रश्न का जवाब ये दिया जा चुका है। सुरेश कुमार, रावल, सिकंदर, ब्राह्मण जब विदेशी है तो वोट देने का अधिकार कौन दिया? ब्राह्मण भारत छोड़ो आंदोलन तेजी से चलाओ। हम लोग ब्राह्मण विदेशी है ये ऐसा कह रहे हैं। हम लोगों ने विदेशी ब्राह्मणों को भारत से भगाने का आंदोलन चलाना चाहिए, ऐसा कोई हमारा आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन ब्राह्मणों से आज़ादी का आंदोलन है, ब्राह्मणों को भारत से भगाने का आंदोलन नहीं। अशोक मौर्य, मुगलों ने 600 साल भारत में राज किया और अंग्रेज़ों ने 150 साल राज किया, फिर भी ब्राह्मणों ने मुगलों का साथ दिया जबकि अंग्रेज़ों का विरोध किया। कारण स्पष्ट करें। मुगलों ने ब्राह्मणों को 40% सत्ता में हिस्सेदारी दिया था, क्योंकि मुगल भी आक्रमणकारी थे, ब्राह्मण भी आक्रमणकारी थे, इसलिए ब्राह्मणों ने मुगलों का साथ दिया और इसके बदले में मुगलों ने ब्राह्मणों को 40% सत्ता में हिस्सेदारी दी। इस वजह से मुगलों का ब्राह्मणों ने साथ दिया। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को सत्ता में हिस्सेदारी देने से इनकार किया। अगर ब्राह्मणों को अंग्रेजों ने सत्ता में हिस्सेदारी दिया होता तो ब्राह्मण लोग अंग्रेजों के विरोध में आज़ादी का आंदोलन नहीं चलाते, बल्कि अंग्रेजों को भारत के लोगों को और प्रजा को गुलाम बनाए रखने में मदद करते। इसको समझने की जरूरत है। रामजी सिंधव, सर जी आर्टिकल 17 का आज तक अमल नहीं हुआ, अस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई, इसका अमल क्यों नहीं हो रहा है? देश पर ब्राह्मण राज है, ब्राह्मण राज में अस्पृश्यता समाप्त नहीं हो सकती। अस्पृश्यता गुलामी का दूसरा नाम है और शूद्रत्व, जिसे ब्राह्मण हिंदुत्व के नाम से प्रचार कर रहा है, ये शूद्रत्व भी गुलामी है और ओबीसी की गुलामी है। इसलिए इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा। केवल संविधान में लिखने से अमल नहीं हो सकता। सिकंदर भारती, सर ईवीएम ही वर्तमान में सारे समस्याओं का जड़ है, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जागृत करें। सिकंदर भारती, सर कुछ लोगों का कहना है कि वामसेप ने अब तक क्या किया। वामसेप से जानकारी लेकर अपना अलग अलग पार्टी और संगठन बना रहे हैं, जबकि वामसेप में रहकर काम नहीं कर रहे। इसका क्या कारण है? सबसे बड़ी बात हम लोगों को समझना ये होगा, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का योगदान था। भारत बंद हुआ और 13% रोस्टर जो था वो खत्म हुआ। 13% रोस्टर की जगह 200% रोस्टर लाया गया। मूल निवासी महोदय, हमारा समाज बहुत से सामाजिक संगठनों में बटा हुआ है। इसके पीछे मुख्य कारण संगठनों के अध्यक्षों का निजी स्वार्थ अथवा कहीं न कहीं उनकी महत्वाकांक्षा छिपी है। ठीक उसी तरह जैसे राजनीतिक संगठन, क्योंकि दोनों में जनता को ही मोहरा बनाया जाता है, यह एक समानता है। दोनों से जनता का कोई हित होता दिखाई नहीं देता। इसके पीछे आप तर्क दे सकते हैं कि वैचारिक सोच, परंतु इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों को दिया जाए। सामाजिक संगठनों को जोड़कर एक कैसे किया जा सकता है, इस पर आप विचार रखिए। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर सफलता मिली। 29 जनवरी 2020 को जो भारत बंद करवाया गया, उसमें लाखों संगठन SC ST OBC माइनॉरिटी के सहभागी हुए थे। ये कारवा आगे 5-6 लाख संगठन तक जोड़ने का, जगाने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। धन्यवाद।